नमस्कार। आज हम एक काफ़ी पेचीदा मसले पे बात करने वाले हैं। जी। ये ऑटोमोबाइल डीलरों से जुड़ा है और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, लीगल एनालिसिस है, कुछ FAQs हैं, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाला मामला है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि सरकार ने हाल ही में कुछ चीज़ों पर, खासकर कारों पर, ये कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, टैक्स कम हो गया। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। लेकिन उन डीलरों का क्या जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था? मतलब सेस हटने से पहले खरीदा हुआ माल, उन्होंने तो उस पर सेस दिया था। यहीं पर सारी उलझन शुरू होती है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें कानूनी राय भी है, फेडा जैसे इंडस्ट्री ग्रुप्स के अनुमान है और शायद कुछ सरकारी क्लैरिफिकेशंस भी। जी हाँ। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये असल में पेच कहाँ फंसा है, डीलरों पर इसका असर क्या है और कानून क्या कहता है। बिल्कुल, इसको खोल कर देखते हैं। मतलब करीब 50% टैक्स था, हाँ, मोटा मोटा। वो अब घटकर सिर्फ कह लीजिए 40% GST रह गया। सेस खत्म। ठीक है। तो डीलर अब ग्राहकों से वो सेस वाला हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, सही बात है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली सवाल उन गाड़ियों का है जो 22 सितंबर से पहले खरीदी गई थी, स्टॉक में थी। हाँ, जो पुराना स्टॉक है। डीलरों ने जब वो खरीदी मैन्युफैक्चरर से तो सेस चुकाया था और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC अपने GST खाते में क्लेम भी कर लिया था। हाँ, क्रेडिट ले लिया था। अब वो उन्हीं गाड़ियों को बेच रहे हैं लेकिन बिना सेस लगाए। तो वो जो ITC खाते में पड़ा है उसका क्या? देखिए, यही है वो जिसे हम स्ट्रैंडेड क्रेडिट या फंसा हुआ क्रेडिट कह रहे हैं। फंसा हुआ क्रेडिट? हाँ, मतलब डीलरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो सेस के नाम पर ITC जमा है वो अब एक तरह से अटक गया है। अटक गया है? क्यों? क्योंकि जो कॉम्पनसेशन सेस वाला कानून है उसका सेक्शन 11 वो ये कहता है कि सेस पर मिला ITC आप सिर्फ आउटपुट सेस चुकाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सेस चुकाने के लिए? जी हाँ। और अब जब गाड़ियों पर आउटपुट सेस लग ही नहीं रहा, वो शून्य हो गया है। हाँ, 0 हो गया। तो इस क्रेडिट का इस्तेमाल आप कहीं और जैसे नॉर्मल GST भरने में नहीं कर सकते। ये नियम है। ओहो, मतलब वो क्रेडिट खाते में दिख रहा है पर है किसी काम का नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मुश्किल ये है कि जो सरकारी स्पष्टीकरण आए हैं, मतलब CBIC की तरफ से जो बातें पता चली हैं स्रोतों से, वो भी यही कह रहे हैं कि इस पुराने स्टॉक पर जो सेस भरा था उसका ना तो कोई रिफंड मिलेगा ना कोई एडजस्टमेंट। रिफंड नहीं मिलेगा? नहीं। और अगर ये सेस ITC इस्तेमाल नहीं होता है और अब हो भी नहीं सकता, तो ये बस लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म? हाँ, समय के साथ बेकार हो जाएगा, हद से हट जाएगा। बाप रे, तो क्रेडिट फंस गया, रिफंड भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डर डीलरों को ये होगा कि कहीं ये क्रेडिट सरकार को वापस तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसे रिवर्स करने की जरूरत है? हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें GST कानून के सेक्शन 18(4) का जिक्र आता है बार बार। हाँ, सेक्शन 18(4) की बात होती है, लेकिन उसे सही से समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है वो सेक्शन? वो सेक्शन कहता है कि आपको ITC रिवर्स करना पड़ता है तब जब कोई सामान या सर्विस पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाए, मतलब होली एग्जेम्प्ट। अच्छा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट? जी। अब यहाँ देखिए दिलचस्प बात क्या है, और हमारे स्रोत भी यही कह रहे हैं, सेस हटाने से गाड़ियां एग्जेम्प्ट नहीं हुई हैं। एग्जेम्प्ट नहीं हुई है? नहीं, उन पर GST तो अब भी लग रहा है ना, बस कुल टैक्स की दर कम हो गई है। हाँ, टैक्स तो लग ही रहा है। तो इसे कानून की नजर में एग्जेम्प्ट होना नहीं माना जा रहा। इसे माना जा रहा है कि टैक्स रेट कम हो गया है, मतलब सेस का रेट 0% हो गया है। अच्छा, तो ये रेट में कमी है, छूट नहीं। बिल्कुल। और क्योंकि गाड़ियां अभी भी टैक्सेबल हैं, वो होली एग्जेम्प्ट वाली शर्त पूरी नहीं होती जो सेक्शन 18(4) में लिखी है। तो मतलब रिवर्सल की जरूरत नहीं है? कानून के हिसाब से तो नहीं। मौजूदा GST या सेस कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है जो डीलरों को मजबूर करे कि वो ये वाला सेस ITC रिवर्स करें। ये तो बड़ी राहत की बात होगी डीलरों के लिए। हाँ, कानूनी तौर पर। स्रोत में एक अच्छी मिसाल भी दी है। बताइए। सोचिए, अगर किसी चीज पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए, हाँ, तो क्या सरकार डीलरों से कहती है कि जो पुराना स्टॉक 18% पर खरीदा था उसका ITC वापस करो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बस वही तर्क यहां भी लग रहा है। सेस हटा, रेट बदला, लेकिन रिवर्सल की कानूनी बाध्यता नहीं बनी। ठीक है, ये कानूनी पहलू तो समझ आया, मतलब रिवर्सल का डर नहीं। लेकिन फिर वो दूसरा पहलू आता है पैसे का। हाँ, आर्थिक पहलू। अगर ये क्रेडिट इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, रिफंड भी नहीं मिलेगा और वापस भी नहीं करना, तो ये जो पैसा डीलर ने सेस के तौर पे पहले दिया था उसका क्या? वो तो नुकसान हो गया ना? बिल्कुल, वो सीधा सीधा वित्तीय नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कैसे? देखिए, डीलर ने गाड़ी खरीदते समय मैन्युफैक्चरर को सेस चुकाया था। हाँ। ये सोचकर कि जब गाड़ी बेचेंगे तो ग्राहक से सेस वसूल लेंगे और इस आईटीसी से एडजस्ट कर लेंगे। नॉर्मल प्रोसेस यही है? हाँ, अब सेस हट गया तो ग्राहक से वसूल नहीं सकते, सरकार रिफंड दे नहीं रही और क्रेडिट लैप्स हो रहा है। तो जो पैसा सेस में गया था वो अब डीलर की लागत बन गया, सीधा नुकसान, प्रॉफिट पर असर। और ये रकम छोटी नहीं होगी, है ना? खासकर अगर स्टॉक ज्यादा हो। बिल्कुल नहीं, एक एक गाड़ी पर ये हजारों लाखों में हो सकता है, गाड़ी की कीमत के हिसाब से। हाँ। और जब आप इसे सारे डीलरों और उनके पूरे स्टॉक पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। कितना बड़ा, कुछ अंदाजा है? हमारे स्रोतों में फेडा मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस का एक अनुमान दिया गया है। हाँ। उनका कहना है कि इस वजह से पूरे देश के ऑटो डीलरों को मिलाकर करीब करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 2,500 करोड़? जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि ये मसला कितना गंभीर है। ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। ये तो सीधे सीधे उनकी वर्किंग कैपिटल को हिट करेगा। बिल्कुल, मुनाफा कम होगा, कैश फ्लो पर असर पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुआ आर्थिक नुकसान। क्या स्रोतों में इस बात पर भी चर्चा है कि क्या ये स्थिति मतलब निष्पक्ष है? क्या ये डीलरों के साथ सही हो रहा है? हाँ, ये निष्पक्षता वाला सवाल भी उठाया गया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए डीलरों को ये क्रेडिट रिवर्स करने को कहा जाता, जो कि लगता नहीं कि कानूनी तौर पर जरूरी है, तो ये तो एक तरह से डबल टैक्सेशन जैसा हो जाता। डबल टैक्सेशन कैसे? सरकार ने सेस पहले मैन्युफैक्चरर से ले लिया। हाँ। और फिर अगर डीलर से भी वही अमाउंट वापस ले ले आईटीसी रिवर्सल के नाम पर, तो टैक्स 2 बार कलेक्ट हो गया ना? हाँ, बात तो सही है। इसे अन्यायपूर्ण संवर्धन या अनजस्ट एनरिचमेंट कहते हैं। मतलब सरकार को बिना किसी वाजिब आधार के फायदा मिलना। अच्छा। स्रोत ये भी कहते हैं कि जो आईटीसी सही तरीके से लिया गया है वो एक तरह का निहित अधिकार, वेस्टेड राइट बन जाता है। पुराने कुछ अदालती फैसले भी हैं, जैसे आयकर मोटर्स का मामला, जो इस बात को मानते हैं कि आईटीसी एक अधिकार है। हाँ, और अपना संविधान का अनुच्छेद 265 भी तो है, जो कहता है कि बिना कानून के अधिकार के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सही। तो इस स्थिति में अगर रिवर्सल मांगा जाता तो उसे शायद कानून के दायरे से बाहर, मतलब अधिकार बाहर, अल्ट्रा वायरस भी कहा जा सकता है। ये तो काफी मजबूत कानूनी तर्क लग रहे हैं रिवर्सल के खिलाफ। जी। अच्छा, क्या ऐसे फंसे हुए क्रेडिट के मामले पहले कोर्ट में गए हैं? क्या कोई रास्ता निकला है कभी? अपने वो बॉम्बे हाई कोर्ट के सूक्राफ्ट रिसाइकलिंग केस का जिक्र किया था शायद। हाँ, सूक्राफ्ट रिसाइकलिंग। देखिए, वो मामला थोड़ा अलग था, पर उसका सिद्धांत जरूर यहाँ प्रासंगिक है। कैसे? वो केस एक एक्सपोर्टर का था। उसने अपने इनपुट पर सेस भरा था, लेकिन जब माल एक्सपोर्ट किया तो आउटपुट पर कोई सेस नहीं लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो 0 रेटेड होते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता। तो उसका सेस आईटीसी भी फंस गया था। कोर्ट ने वहां कहा कि जब आउटपुट पर टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, तो इनपुट क्रेडिट को फंसाए रखना गलत है, उसे रिफंड मिलना चाहिए। अच्छा, तो कोर्ट ने रिफंड दिलवाया था? हाँ, उस केस में एक्सपोर्टर को रिफंड मिला। कोर्ट का मानना था कि क्रेडिट को यूं ही ब्लॉक करना न्याय संगत नहीं है। तो क्या इससे इन ऑटो डीलरों को भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, सीधे तौर पर यह फैसला इन पर लागू नहीं होता। क्योंकि इनकी बिक्री एक्सपोर्ट की तरह 0 रेटेड नहीं है। हाँ, इनकी तो टैक्सेबल है, बस सेस 0 है। बिल्कुल, लेकिन ये फैसला ये जरूर दिखाता है कि अदालतें इस तरह के फंसे हुए क्रेडिट के मुद्दे को समझती हैं और इसे करदाता के एक जायज हक के तौर पर देखती हैं। तो एक सैद्धांतिक समर्थन मिलता है। हाँ, कह सकते हैं। एक उम्मीद बनती है कि शायद भविष्य में सरकार या अदालतें कोई समाधान निकालें, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में इन ऑटो डीलरों के लिए इस फंसे हुए क्रेडिट के रिफंड का कोई सीधा कानूनी रास्ता नजर नहीं आता। समझ गई। तो स्थिति ये है, कानूनी तौर पर रिवर्सल नहीं करना है, आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना है। कोर्ट का रवैया सैद्धांतिक रूप से मददगार हो सकता है, पर तुरंत राहत नहीं है। बिल्कुल, यही स्थिति है। तो ऐसे में जो हमारे स्रोत हैं वो डीलरों को क्या करने की सलाह दे रहे हैं? मतलब प्रैक्टिकली उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए अभी? हाँ, जो FAQs और चेकलिस्ट वगैरह हैं स्रोतों में, उनसे कुछ साफ एक्शन पॉइंट्स निकलते हैं डीलरों के लिए। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले तो 22 सितंबर 2025 से अपनी गाड़ियों की बिक्री पर कॉम्पनसेशन सेस लगाना बंद कर दें। सिर्फ जो लागू GST है वही चार्ज करें। ठीक है, ये तो साफ है। नंबर 2, जब GST रिटर्न भरें तो इन बिक्रियों को टैक्सेबल दिखाएं, एग्जेम्प्ट नहीं, और सेस वाले कॉलम में 0 डालें। टैक्सेबल नॉट एग्जेम्प्ट, ओके। नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है,
जो पुराना सेस आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसे रिवर्स ना करें। रिवर्स नहीं करना है? नहीं, जैसा हमने डिस्कस किया, कानून इसकी मांग नहीं करता। अगर आप खुद से रिवर्स कर देंगे तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। सही बात है। नंबर 4, इस फंसे हुए सेस आईटीसी के रिफंड की उम्मीद फिलहाल ना करें, ना ही कोई क्लेम फाइल करें, क्योंकि अभी नियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ओके, रिफंड की उम्मीद नहीं। नंबर 5, ये जो क्रेडिट अब लैप्स हो रहा है, इसे अपने बही खातों में, अकाउंट्स में एक बिजनेस लॉस या कॉस्ट के तौर पर दिखाएं। इससे आपकी फाइनेंशियल पिक्चर सही रहेगी। नुकसान को रिकॉर्ड करें। हाँ, और छठा पॉइंट, आगे देखते रहें। सरकार या जीएसटी काउंसिल की तरफ से अगर इस मुद्दे पर कोई नया सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन या अपडेट आता है तो उस पर नजर बनाए रखें। क्या पता आगे कोई राहत मिल जाए। तो बेसिकली अभी के लिए नुकसान मानकर चलें, रिवर्स ना करें और भविष्य के अपडेट्स का इंतजार करें। हाँ, संक्षेप में यही सलाह है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सेस हटने से ऑटो डीलरों के सामने एक अजीब सी, कह सकते हैं, दुविधा खड़ी हो गई है। जी। उनके पास टैक्स क्रेडिट तो है, पर वो उसे ना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसका रिफंड ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानूनी तौर पर उन्हें इसे सरकार को वापस भी नहीं करना है। बिल्कुल, कानूनी नजरिए से देखें तो रिवर्सल की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक शर्त होली एग्जेम्प्ट पूरी नहीं होती। गाड़ियां टैक्सेबल हैं। पर प्रैक्टिकली आर्थिक रूप से ये एक नुकसान है। पैसा जा चुका है, क्रेडिट बेकार हो गया। ये दिखाता है कि कई बार पॉलिसी बदलने से, खासकर जब बीच का कोई रास्ता या ट्रांजिशनल रिलीफ नहीं दिया जाता, तो अनजाने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, खासकर उनको जिनके पास पुराने नियम वाला स्टॉक होता है। हाँ, ये ट्रांजिशनल फेज का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है ऐसे बदलावों में। बहुत जरूरी। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक और बात मेरे मन में आ रही है। हमारे स्रोत तो जाहिर है डीलर के नजरिए पर फोकस कर रहे हैं, उनका फंसा हुआ क्रेडिट, उनका नुकसान। स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें, ये कॉम्पेंसेशन सेस लाया क्यों गया था? राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, है ना? जी हाँ, वही उसका मूल उद्देश्य था। अब ये सेस हटा दिया गया है और जो क्रेडिट पहले कलेक्ट हुआ था वो डीलरों के खाते में लैप्स हो रहा है। मतलब सरकार के पास भी नहीं जा रहा वापस। हाँ, वो लैप्स हो रहा है। तो क्या इसका उस मूल उद्देश्य पर कोई असर पड़ता है? मतलब राज्यों की भरपाई की जो व्यवस्था थी या जो पैसा पहले से जमा हुआ है सेस फंड में, क्या उसके इस्तेमाल पर कोई सवाल उठता है इस स्थिति से? ये शायद एक अलग ही बहस का मुद्दा है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका राज्यों के फाइनेंस पर या सेस फंड के मैनेजमेंट पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र नहीं है, पर सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। खैर, आज की चर्चा में हमने ये तो समझा कि कैसे एक टैक्स पॉलिसी का बदलाव, यानी जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का हटना, ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए कितने अनपेक्षित सवाल और मुश्किलें लेकर आया है। जी। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि कानूनी तौर पर डीलरों को पुराने स्टॉक पर लिए गए सेस क्रेडिट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये राहत की बात है। लेकिन आर्थिक रूप से ये उनके लिए एक नुकसान है, क्योंकि ये क्रेडिट ना तो इस्तेमाल हो पाएगा, ना रिफंड मिलेगा और आखिर में लैप्स हो जाएगा। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। ये पूरा मामला दिखाता है कि टैक्स सिस्टम में जब बदलाव होते हैं तो कितनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, खासकर उन कारोबारों के लिए जिनके पास पहले से खरीदा हुआ माल होता है और जिनके लिए बदलाव के दौर को संभालने के लिए शायद उतने स्पष्ट नियम नहीं होते। बिल्कुल, क्लैरिटी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस बहुत मायने रखते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से इस मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।